Hi guys, I hope you will be doing well. And the topic of discussion today is an important regional and the current issue that is Kashmir dispute. कश्मीर डिस्प्यूट इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दो इम्पॉर्टेंट स्टेट्स साउथ एशिया की पाकिस्तान और इंडिया उन दोनों के दरमियान कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट की एक मेजर रीज़न है। बेसिकली ये डिस्प्यूट इन दोनों स्टेट्स की बर्थ के साथ ही 1947 में स्टार्ट हो गया था और इसकी वजह से ये एक मेजर रीज़न है कि आज तक तब से लेकर अब तक जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेंड हैं, कभी स्टेबल या कॉर्डली फ्रेंडली रिलेशंस नहीं हो सके। इसलिए मैंने इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1 में मैं बात करूँगी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की इस कॉन्फ्लिक्ट के। कश्मीर इशू बेसिकली है क्या, महाराजा हरी सिंह कौन था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है या उस टाइम में क्या था, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इंटरवेंशंस क्या हैं इस डिस्प्यूट के हवाले से, पाकिस्तान और इंडिया का स्टांस क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है इन रेजोल्यूशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल ने अब तक पास कर दी हैं। पार्ट 2 में मैं बात करूंगी इसके लीगल इश्यूज़ की और रीसेंट डेवलपमेंट्स जो अभी कश्मीर के रिलेटेड हो चुकी हैं और अभी रिसेंटली जो रेवोकेशन हुई है आर्टिकल 370 और 35A की, वो क्यों हुई है और बेसिकली ये दोनों आर्टिकल्स क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये रेवोकेशन क्यों की है। पार्ट 3 में मैं बात करूंगी कि इस इशू के रीजन्स पर क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं और उसके अलावा कश्मीर इशू के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। यू पीपल मस्ट नो कि जब सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश राज था तो ब्रिटिश राज ने वहाँ पे रीजन को उसके डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स की वजह से प्रिंसली डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ था। उनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है। प्रिंसली स्टेट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटिश राज ने वहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल रूलर्स थे, प्रिंस थे या महाराजास थे, उनको छोटी छोटी स्टेट्स उनके हैंड ओवर कर दी थी जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को रन करते थे। और उस टाइम में 526 प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश रूल के टाइम में प्रेजेंट थी। तो जब 1947 का जून में पार्टीशन प्लान आया सब कॉन्टिनेंट के लिए, तो जो वहाँ की डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स थीं उनसे ये कहा गया, उनको अलाउ किया गया कि वो न्यूली एमर्ज जो स्टेट्स होंगी पाकिस्तान या इंडिया, उन दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जहाँ महाराजा चाहें या अपने लोगों की विशेस के अकॉर्डिंग। इस तरह से डिफरेंट स्टेट्स जो थी उन्होंने एक्सेस कर लिया, कंसीड कर लिया पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी थीं जिनका डिसीजन नहीं हो सका, बेसिकली इस वजह से कि वहाँ की मेजॉरिटी मुस्लिम थी और वहाँ का रूलर हिंदू था, या वहाँ की मेजॉरिटी हिंदू थी और रूलर मुस्लिम था। कश्मीर भी एक ऐसी स्टेट थी जिसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम थी और मुस्लिम है, लेकिन उस टाइम में वहाँ का जो महाराजा था, महाराजा हरी सिंह, वो हिंदू था। और उसने क्या किया, उसने अपनी मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन की विल के अगेंस्ट जाकर डिसीजन लिया और जो स्टेट ऑफ कश्मीर थी उसको इंडिया के साथ कंसीड करने का डिसीजन ले लिया। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, जब वहाँ के लोगों ने और इसके अगेंस्ट जो है वो आवाज़ उठाई कि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और इसको पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए, क्योंकि लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, वो अपने मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री के साथ ही जाना चाहेंगे ऑब्वियसली। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, इस थ्रेट को देखते हुए कि कहीं इंडिया कश्मीर को ऑक्यूपाई ना कर ले, जो पाकिस्तान के पश्तून ट्राइबल एरियाज़ थे जिनको पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो उनको सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने कश्मीर में इन्वेजन कर दी और कश्मीर को सीज़ कर लिया अक्टूबर 1947 में। उसके बाद पाकिस्तान की डिफरेंट रेगुलर ट्रूप्स जो थी उनको डिस्पैच किया गया पाकिस्तान की तरफ से, फियरिंग दैट कि इंडियन ऑक्यूपाई ना कर ले कश्मीर को।
और पाकिस्तानी फोर्सेस ने कश्मीर को कैप्चर कर लिया 25 अक्टूबर में। कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी वीक थी और वो इन सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकती थी। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो वहाँ का महाराजा हरी सिंह था, उसने फ़ौरन ही इंडिया को लेटर लिखा और उससे मदद मांगी पाकिस्तान के अगेंस्ट कि वो एनेक्सेशन पाकिस्तान के साथ नहीं चाहता है, तो वहाँ पे इंडियन ट्रूप्स को फ़ौरन से भेजा जाए। उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में उसने इमीडिएटली ये डिसाइड किया कि वो यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जाना चाहता है। उसने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बेसिकली होता क्या है? दैट वाज अ टर्म, दैट वाज अ लीगल डॉक्यूमेंट जो कि उस टाइम में ब्रिटिश रूल ने इंट्रोड्यूस करवाया था प्रिंसली स्टेट्स के लिए ही बेसिकली, ताकि वो एक लीगल बाइंडिंग दे सकें ब्रिटिश रूल को कि वो किस स्टेट के साथ जाना चाहते हैं। आइदर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, जब वो इंस्ट्रूमेंट साइन कर देंगे तो वो एक लीगल बाइंडिंग होगी, या वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं तो भी वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे। ओके, उसके बाद क्या हुआ? ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो उस टाइम के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक्सेप्ट कर लिया और महाराजा को एडवाइस किया कि वो इंडिया के साथ एक्सीड कर ले इससे पहले कि इंडिया अपनी ट्रूप्स जो है वो कश्मीर में भेजे। एमर्जिंग जो सिचुएशन थी उस टाइम में, उसको कंसीडर करते हुए, ये जल्दी में लोगों की विशेस को ना देखते हुए ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और इंडिया की इन्वेजन और वो सब, ये एक डिसाइडेड एक प्लान था। बट एडिशनली इसमें एक अच्छी चीज़ ये हुई कि उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने क्या किया कि उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कुछ प्रोविजंस, एडिशनल प्रोविजंस ऐड कर दी। और वो प्रोविजंस ये थी कि सिर्फ जब तक इन्वेजन्स या इन्वेडर्स स्टेट ऑफ कश्मीर से निकल नहीं जाते हैं, ये एक्सेशन तब तक के लिए वैलिड है, क्योंकि ये एक प्रोविजनल एक्सेशन था। प्रोविजनल एक्सेशन का मतलब होता है कि एक इंटरम था, एक टाइम के लिए था, स्पेसिफिक टाइम के लिए था। तो जब स्टेट ऑफ कश्मीर इन्वेडर्स से खाली हो जाएगी, यानी उसमें से जो पाकिस्तानी ट्रूप्स हैं और जो ट्राइबल एरियाज़ के मैन हैं वो निकल जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लोगों की विश के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्लेबिसाइट होगा, रेफरेंडम होगा और लोग जिस स्टेट के साथ जाना चाहेंगे उसमें वो फ्री होंगे अपने डिसीजन में। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि आफ्टर वीक्स ऑफ इंटेंस फाइटिंग, इंडिया सॉट रेजोल्यूशन ऑफ द इशू एट द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को यूनाइटेड नेशंस में खुद ले गया, पहले इंडिया ऑन जनवरी 1, 1948 को। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशंस पास की इसके ऊपर। सबसे पहली जो रेजोल्यूशन जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने पास की वो जनवरी 20, 1948 को पास की। उस रेजोल्यूशन में क्या किया गया कि उस रेजोल्यूशन में एक पीसफुल सॉल्यूशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया रिगार्डिंग टू कश्मीर, उसके लिए एक कमीशन सेट किया गया। 3 मेंबर्स का एक कमीशन था जिसको यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान भी कहा जाता है। उस जो कमीशन के 3 मेंबर्स थे उनमें से एक को चूज़ किया जाना था इंडिया से, 1 टू बी चूज़न बाय पाकिस्तान, और जो थर्ड था वो यूएन एज अ मीडिएटर खुद चूज़ करती। ये 3 मेंबर्स थे। इन 3 मेंबर्स को का काम क्या था कि इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की वैली जो थी, जो कन्फ्लिक्टेड एरिया था, उसको विज़िट करना था और उस पर एक रिपोर्ट सबमिट करवानी थी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को, लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक कि वहाँ की सिचुएशन क्या है और वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट को देखते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक और रेजोल्यूशन पास की, दैट इज़ रेजोल्यूशन 47, जो कि 21 अप्रैल 1948 को पास की गई।
इस रेजोल्यूशन के 3 स्टेप्स हैं। इस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग ये बाइंडिंग हो गया पाकिस्तान और इंडिया पे। क्या? नंबर 1, इन द फर्स्ट स्टेप पाकिस्तान वाज आस्क्ड टू यूज़ its best endeavors to secure the withdrawal of all tribesmen and Pakistani nationals, putting an end to fighting in the state। इसमें फर्स्ट स्टेप में ये कहा गया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और जो भी ट्राइबल मैन हैं उनको वहाँ से विदड्रॉ करे कश्मीर की वैली में से, और फाइटिंग इन द स्टेट उसको ख़त्म करे। सेकेंड स्टेप में क्या क्या कहा गया? सेकेंड स्टेप में इंडिया को ये कहा गया कि वो प्रोग्रेसिवली अपनी फोर्सेस को वहाँ से रिड्यूस करे और सिर्फ मिनिमम फोर्सेस रखे वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पीस को मेंटेन करने के लिए। पाकिस्तान को अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि पाकिस्तान को इंस्टेंटली सब ट्रूप्स और ट्राइबल मैंस को विदड्रॉ करने के लिए कहा गया, लेकिन इंडिया को प्रोग्रेसिवली अपनी जो ट्रूप्स हैं और फोर्सेस हैं उनको विदड्रॉ करने के लिए कहा गया। और थर्ड स्टेप जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसमें ये कहा गया कि इंडिया को ये कहा गया कि वो एक प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर जो नॉमिनेट जिसको यूनाइटेड नेशंस जो है वो ख़ुद नॉमिनेट करेगी और वो वहाँ पे एक फ्री और इम्पार्शियल प्लेबिसाइड को कंडक्ट करवाएगा। अब इस रेजोल्यूशंस पे पाकिस्तान के इंडिया के डिफरेंट स्टांसेस थे। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने ही ऑब्जेक्शन इस पे उठाए। पाकिस्तान का मेन ऑब्जेक्शन ये था कि इंडियन फोर्सेस की प्रेजेंस में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पे प्लेबिसाइड हो सके, क्योंकि इंडिया बेसिकली जो है वो कश्मीर को ऑक्यूपाई करना चाहता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे इंडियन फोर्सेस भी हों और वहाँ पे प्लेबिसाइड भी हो जाए। और इसी तरह से जबकि पाकिस्तान ने अपने ट्राइबमेंस और अपनी जो फोर्सेस हैं उनको फ़ौरन विदड्रॉ करने का जो डिसीजन है उसको उस पर एग्री किया, जबकि दोनों फोर्सेस जो थी दोनों स्टेट्स जो हैं पाकिस्तान और इंडिया की, उन दोनों ने जो प्लेबिसाइड है और वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर की नॉमिनेशन है उस बात को दोनों ने एग्री किया। यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि इंडिया जो है वो अपनी डीमिलिटराइजेशन के लिए एग्री नहीं था, तो यहाँ पे दोनों के उस इंडिया को स्पेशली ज़्यादा ऑब्जेक्शंस थे यहाँ पे। तो सीज़ फायर तो हो गया वहाँ पे, जो वहाँ पे एक फ़ाइटिंग सिचुएशन थी उसको तो कंट्रोल कर लिया गया 1949 के स्टार्ट में ही, लेकिन एक जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है वो वहाँ पे अचीव नहीं हो सका डीमिलिटराइजेशन डिसएग्रीमेंट के ऊपर। और वहाँ पे कंसिडरेबल एफ़र्ट्स कमीशन की, उसके बावजूद वहाँ पे कोई भी एक एक फ़ाइनल सोल्यूशन जो है वो अचीव नहीं हो सका। और इस जो कमीशन था उसने इस रेजोल्यूशन को डिक्लेयर कर दिया एज अ फेलियर इन दिसंबर 1949। ओके, यहाँ पे इंडिया ने एक स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ की, एक डिसिसिव स्ट्रैटेजी यूज़ की। वो क्या, क्योंकि यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने प्लेबिसाइड की कंडीशन बाइंडिंग कर दी थी पाकिस्तान पे और इंडिया के ऊपर, तो इंडिया ने क्या किया, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी चेंज की और वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो इस्टेब्लिश कर दी इंडियन हेल्ड कश्मीर में। और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें इंडिया के अपने ही रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जबकि इंडिया की डिसिसिवनेस ये थी कि उसने यूएन को ये कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसमें कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कश्मीर के लोग हैं। और उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो लॉर्ड माउंटबेटन का लेटर था कि लोगों की विशेस के अकॉर्डिंग और प्लेबिसाइड के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन होगा, उसने ये कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको रेटिफाई कर दिया है, इसको पास कर दिया है। तो इसका मतलब है कि जब कश्मीर के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये लेटर पास कर दिया है कि कश्मीर के लोग इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी कंसेंसस की, किसी रेफरेंडम की, किसी प्लेबिसाइड की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स द रियल फेस ऑफ इंडिया, अ डिसिसिव फेस। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया की ये वाली जो स्ट्रेटजी है इसको यूएन ने सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं किया, बल्कि इसके अगेंस्ट 2 रेजोल्यूशंस भी पास की। दैट इज़ द रेजोल्यूशन 91 एंड रेजोल्यूशन
122। इसमें ये कहा गया, इसमें यूएन ने ये कहा, ये डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो है उसको कॉल करके, जिसकी जनरल रिकमेंडेशंस ऑल जम्मू एंड कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की जनरल असम्बली ने रिकमेंडेशंस दी हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली की, एनी एक्शन जो ये असम्बली जिस अब तक इसने किया है या फर्दर फ्यूचर में करने की कोशिश करेगी कश्मीर की पूरी स्टेट को या उसके किसी भी पार्ट को चेंज करने के लिए, जियोग्राफिकली या डेमोग्राफिकली किसी भी तरह से वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इंडिया का बेसिक जो स्टैंस था, यानी कि उसकी कॉन्स्टिट्यूट असम्बली को ही जो है इलीगल यूएन ने डिक्लेयर कर दिया अपनी रेजोल्यूशन 91 में, और अपनी ही रेजोल्यूशन 91 को रीअफर्म किया रेजोल्यूशन 122 में यूनाइटेड नेशंस ने। हेयर यू कैन सी, यहाँ पे क्योंकि कोई सीज़ फायर एग्रीमेंट या बाउंड्री लाइन और वो सब डिसीजन नहीं हो सका, तो इस तरह से बाद में भी लड़ाइयाँ चलती रहीं और डिफरेंट जो टेरिटोरियल एरियाज़ हैं कश्मीर के, उनको सराउंडिंग की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है और चाइना ने क्लेम करके उनको ऑक्यूपाई कर लिया। लाइक यहाँ पे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं इन द ग्रीन कलर, 1957 में जो नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ हैं कश्मीर के, इनको पाकिस्तान में फुली इंटीग्रेटेड हो गए थे, बिकमिंग आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर इन 1957। 1962 में चाइना ने क्लेम कर दिया रीजन्स ऑफ अक्साई चिन और उसके अलावा के जो बाकी के टेरिटरी है जो लद्दाख रीजन के साथ साथ है, उसके बॉर्डर के साथ साथ है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स जो हैं उनको चाइना ने 1962 में क्लेम करके ऑक्यूपाई कर लिया। और इंडिया ने यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, इसको इंडिया ने 80% ऑफ सियाचिन ग्लेशियर है, इसको इंडिया ने ऑक्यूपाई कर लिया 1984 में। Here you can see the description जो मैंने अभी बताया। ओके, अब मैं बात करती हूँ कि यूएन की जो रेजोल्यूशंस हैं इनकी बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है। जो यूएन की रेजोल्यूशंस हैं, सभी रेजोल्यूशन जो कश्मीर इशू के ऊपर आई हैं वो 1947 से 1957 के दरमियान में आई हैं, और इनको हम सिर्फ रिकमेंडेटरी रेजोल्यूशंस कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों रिकमेंडेटरी रेजोल्यूशंस कंसिडर नहीं कर सकते? क्योंकि यूएन की रेजोल्यूशंस बहुत क्लियर हैं। इसमें स्पेशली यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान को जो है वो इस्टेब्लिश किया, उसकी रिपोर्ट, उसने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगेन एक रेजोल्यूशन आई जो कि बाइंडिंग थी। इसका मतलब है कि ये रेजोल्यूशन सिर्फ रिकमेंडेटरी नहीं है, ये बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, और अब ये स्टेट्स पे डिपेंड करता है कि वो इन बाइंडिंग रेजोल्यूशन को एग्री करे या ना एग्री करे। सेकेंडली, इसमें स्पेसिफिक स्टेप्स का जो बहुत क्लियर कट स्टेप्स हैं जिसमें इंडिया को बता दिया गया है कि व्हाट शी हैज़ टू डू, और पाकिस्तान को बता दिया गया है कि उसको क्या करना है, और फाइनल जो इसमें सोल्यूशन बताया गया है वो प्लेबिसाइट है, ओनली रेफरेंडम है। थर्डली, ये जो रेजोल्यूशंस हैं ये स्टेट को एड्रेस नहीं करती हैं, बल्कि बेसिकली ये एड्रेस कर रही हैं गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि इन रेजोल्यूशन में दोनों गवर्नमेंट्स को स्पेसिफिकली उनके स्टांसेस बता दिए गए हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि ये रेजोल्यूशंस इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर बाइंडिंग है, और इनको बाइंडिंग डिक्लेयर कौन करता है? इट्सेल्फ। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो चार्टर है उसमें आर्टिकल 25 इन रेजोल्यूशंस को बाइंडिंग डिक्लेयर करता है। ये आर्टिकल ये कहता है द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स agree to accept and carry out the decisions of Security Council in according with the present charter, कि जो भी सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस की जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उन पे ये ऑब्लिगेशन है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल्स की जो भी डिसीजंस हैं, जो रेजोल्यूशंस हैं, उनको एग्री करे और उन पे अकॉर्डिंगली एक्ट करे। सो
दैट वाज ऑल फॉर टुडे। पार्ट 2 में मैं इसको फर्दर डिस्कस करूँगी। हैव अ गुड डे, बी ब्लेस्ड।